फिल्म की शुरुआत एक ऐसे पादरी से होती है जिसका खुदा पर यकीन टूट चुका होता है, क्योंकि जब उसका बेटा पैदा हुआ तो बहुत दुआओं के बावजूद खुदा ने उसके बेटे को ठीक नहीं किया। इसके बेटे का लाश डॉक्टरों ने किया, इसीलिए अब इसका खुदा पर से ईमान उठ चुका था और वो सिर्फ साइंस पर एक यकीन रखता था। जब इसका खुदा पर यकीन खत्म हुआ तो शैतान और तमाम पुरअसरार चीजों पर से भी इसका यकीन खत्म हो गया। वो मानता था कि इस दुनिया में शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ लोगों का पैदा किया हुआ एक वहम है। लोग किसी ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं और इसे शैतान का नाम दे देते हैं। ये भी मालूम होता है कि कॉटन मार्क्स एक बहुत बड़े पादरी का बेटा था। इसी वजह से लोग कॉटन मार्क्स की झाड़ फूक और एक्सोर्सिज्म पर बहुत यकीन रखते थे, लेकिन हकीकत में कॉटन मार्क्स सबके एक्सोर्सिज्म जाली तरीके से किया करता था। वो लोगों को यकीन दिलाता था कि इसने इनके अंदर से शैतान निकाल दिया है, और हैरत की बात ये थी कि इन जाली एक्सोर्सिज्म के बावजूद लोग बहुत बेहतर हो जाते थे। हर बार ऐसा होने पर कॉटन को अपने नजरिए पर यकीन और मजबूत हो जाता था कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ कोई शैतान मौजूद नहीं। इसके बावजूद वो लोगों से एक्सोर्सिज्म के बहुत से ज्यादा पैसे लिया करता था। शायद वो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग या नफ्सियाती मसले का ही इलाज कर रहा था। वक्त गुजरता है और मार्क्स इन सब चीजों से थक जाता है। इसकी बीवी हर मामले में इसका साथ देती थी, लेकिन अब इसने फैसला कर लिया था वो आइंदा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। इसी दौरान इसकी मुलाकात दो फिल्म मेकर्स आयरिस और डैनी से होती है। वो एक्सोर्सिज्म पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। यहाँ कॉटन मार्क्स इन्हें बताता है कि शैतान यहाँ एक्सोर्सिज्म जैसी कोई चीज हकीकत में मौजूद नहीं, ये सिर्फ लोगों के ज़हनी मसाइल होते हैं। मैं भी एक्सोर्सिज्म के नाम पर लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि इनके अंदर से शैतान निकल गया है, और फिर लोग खुद ही बेहतर महसूस करने लगते हैं। अगरचा अब वो ये सब कुछ छोड़ना चाहता था और जाने से पहले वो सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता था, ये तमाम चीजें झूठी हैं और इन पर यकीन करना बंद कर दो। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही एक आखिरी एक्सोर्सिज्म करने पर भी राजी हो जाता है, ताकि इस जाली एक्सोर्सिज्म की वीडियो बनाकर सबको सच दिखाया जा सके। अपनी टीम को तैयार करने के बाद कॉटन एक गाँव की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ एक किसान ने अपनी बेटी नील के एक्सोर्सिज्म के लिए इसे बुलाया था। रास्ते में वो इस गांव के बारे में काफी मालूमात इकट्ठी करता है और इसे एक अजीब बात मालूम होती है कि इसरार फिरके से ताल्लुक रखते हैं। वो शैतान की इबादत करते हैं और इसके लिए मुख्तलिफ रस्में अदा करते हैं, यहाँ तक कि वो मासूम लोगों को कत्ल करके इनकी कुर्बानी भी देते हैं ताकि शैतान को खुश कर सके। बहरहाल कॉटन इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। वो आगे बढ़ता है और रास्ते में से एक लड़का मिलता है जिससे वो नील के घर का पता पूछता है। इस लड़के को पता चलता है कि कॉटन एक पादरी है। वो इसकी गाड़ी पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। ये सब देखकर कॉटन काफी अजीब महसूस होता है। कुछ देर बाद ये लोग किसी तरह किसान के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर कॉटन को पता चलता है वो लड़का जिसने इसके ऊपर पत्थर फेंके थे कोई और नहीं बल्कि किसान का बेटा और नील का भाई था। बहरहाल कॉटन इस लड़के पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और किसान की बातें सुनने लगता है। किसान इसे बताता है कि इसकी बेटी कई दिनों से अजीब हरकतें कर रही है, यहाँ तक कि इसकी बेटी ने इसका घोड़ा और मुर्गी को भी मार दिया है। इसके बाद वो इन्हें घर के अंदर ले जाता है, जहाँ वो नील के बहुत सारे कपड़े दिखाता है जो मुकम्मल तौर पर खून से भरे हुए थे, लेकिन इस दौरान वो देखते हैं कि नील बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। बहरहाल कुछ देर बाद कॉटन नील से बात करता है। नील एक 16 साल लड़की थी जिसके बारे में मालूम होता है इसकी माँ कुछ अर्सा पहले ही फौत हुई थी। इसी वजह से वो इन दिनों बहुत ज्यादा ज़हनी परेशानी में मुब्तला थी। कॉटन से पूछता है क्या तुमने वो घोड़ा और बाकी सब कुछ मारा था? लड़की इस बात से इनकार कर देती है और कहती है अगर मैंने कुछ किया भी है तो मुझे याद नहीं। इसके बाद बातों बातों में नील इसे अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ इसे बहुत सी पेंटिंग्स दिखाती है। इन्हीं पेंटिंग्स में से इसने मार्था की एक तस्वीर भी बनाई होती है जो एक यहूदी मलका थी, और यहूदी लोग एंटी क्राइस्ट को अपना रहनुमा मानते हैं। बहरहाल इसके बाद कॉटन इस किसान से बात करता है और इसकी बीवी की मौत के बारे में भी काफी मालूमात हासिल करता है। इसके बाद जब वो एक्सोर्सिज्म के लिए कुछ सामान लेने अपनी गाड़ी की तरफ जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात किसान के बेटे से होती है। वो इसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो और मेरी बहन का एक्सोर्सिज्म करो। इसकी वजह वो ये बताता है कि इसे लगता है कि इसकी बहन बिल्कुल ठीक है और इसे किसी एक्सोर्सिज्म की जरूरत नहीं। कॉटन को भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने तमाम ड्रामों की वजह से ये बात सबके सामने नहीं कह सकता था, इसलिए वो हंसता है और अंदर वापस आ जाता है। अब अपना सामान अंदर लाने के बाद वो एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। वहाँ पानी का एक टब भी रखता है, फिर इस टब में नील के पाँव भी रख देता है। इस बात वो सब लोगों से कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लें ताकि वो दुआ पढ़ सके। हकीकत में वो कोई दुआ नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वो पानी में कोई चीज डाल रहा था। नील के भाई ने ये सब कुछ देख लिया था। ये देखकर वो हंसने लगता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जब बाकी सब लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो कॉटन ये दिखाता है कि पानी उबल रहा है, हालांकि वहाँ से भी केमिकल रिएक्शन हो रहा था। लेकिन कॉटन सबको ये दिखाता है कि ये पानी शैतानी ताकतों की वजह से
से बोल रहा है। यहाँ कॉटन सबको बताता है कि इस लड़की पर एवलॉन नामी एक शैतान का साया है और एक्सोरिज्म मुकम्मल करने के लिए इसे कुछ खास सामान लेने जाना होगा। असल में वो बाहर इसे सिगरेट पीने आया था। वहाँ इससे दोबारा नील के भाई से मुलाकात होती है। वो लड़का इससे कहता है, अब मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, तुम जो चाहो करो, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि तुम एक जाली पादरी हो और हाँ झूठा एक्सोरिज्म कर रहे हो। वो पहली बार था किसी ने कॉटन का झूठ पकड़ लिया था। ये सुनकर कॉटन थोड़ा घबरा जाता है। तब वो लड़का कहता है, फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम्हारी हकीकत नहीं बताऊंगा। बहरहाल इसके बाद कॉटन एक टीवी रिकॉर्डर और कुछ दूसरी चीजें लेता है। वो वापस कमरे के अंदर आ जाता है। वहाँ वो पहले से सारा इंतजाम करता है। फिर नील को अंदर बुलाता है। इसके बाद वो ऐसा ड्रामा शुरू करता है जैसे वाकई एक्सोरिज्म हो रहा हो, शैतान बार बार इस पर हमला कर रहा हो। फिर वो खुद इस शैतान से लड़ने की अदाकारी करता है। आखिरकार वो नील को बचा लेता है और इसका एक्सोरिज्म मुकम्मल कर देता है। हकीकत में ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। लेकिन इस अदाकारी के बाद नील का भाई और इसका बाप वाकई यकीन कर लेते हैं कि शैतान इसके जिस्म से निकल चुका है। जिसके बाद वो कॉटन को इसके फीस देते हैं और कॉटन वहाँ से जाने लगता है। ये लोग अब अपने घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में रात हो चुकी थी और अंधेरा बहुत ज्यादा था। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात एक होटल में रुक जाएंगे। आज बहुत खुश था क्योंकि इससे काफी पैसे कमाए थे। इसके बाद वो सब लोग सोने चले जाते हैं। अचानक आधी रात को एक अजीब आवाज से इसकी आंख खुल जाती है और हैरान कुन तौर पर ये लोग देखते हैं कि नील इनके कमरे में इनके बिस्तर पर मौजूद थी। हालांकि कमरे का दरवाजा बंद था और नील को इनके होटल का पता भी नहीं मालूम था। ये सब वाकई बहुत खौफनाक था। अब कॉटन भी इन चीजों से डरने लगा था। इस दौरान ये लोग देखते हैं कि नील की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। इसे कै आना शुरू हो जाती है। जिसके बाद ये लोग इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाकर मालूम होता है कि इसे कोई खास बीमारी नहीं थी और बगैर किसी वाज़ह वजह के कै कर रही थी। अस्पताल में कॉटन नील के वालिद को भी फोन करता है। इसका बाप कॉटन से पूछता है कि तुम्हारे एक्सोरिज्म का इसकी बेटी पर असर क्यों नहीं हुआ। तब कॉटन इसे समझाता है, तुम्हारी बेटी को एक्सोरिज्म की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। ये सुनकर वो आदमी कॉटन पे गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे डॉक्टर पर कोई यकीन नहीं, डॉक्टर मेरी बीवी को भी नहीं बचा सके थे। ये बात बिल्कुल कॉटन जैसी थी मगर उल्टी, क्योंकि जहाँ कॉटन डॉक्टरों और साइंस पर यकीन रखता था और वो आदमी खुदा पर यकीन रखता था। ये सब समझने के बाद कॉटन खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। इस इलाके के एक पादरी के पास जाता है। वो पादरी को समझाता है कि नील को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन इसका बाप ये बात मानने को तैयार नहीं। कॉटन इस पादरी से कहता है कि शायद आप इसे समझाएंगे तो वो आपकी बात मान लेगा, लेकिन पादरी से बताता है कि मुझे नहीं लगता नील का बाप किसी की बात मानेगा, क्योंकि इस मामले में मेरी इसे कई बार बात हो चुकी है। मगर अब वो डॉक्टर पर यकीन नहीं करता। दोबारा नील दिखाई जाती है जिसे इसका बाप काबू करने की कोशिश कर रहा था। जब कॉटन वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि नील का बाप इसे जबरदस्ती एक कमरे में बंद करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान नील का भाई भी जख्मी हालत में मौजूद था। नील का बाप बताता है कि जब इसका बेटा नील के साथ खेल रहा था तो नील ने इस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद ये लोग बच्चे को हॉस्पिटल जाने लगते हैं और इसी वक्त वो बच्चा चुपके से कॉटन को एक कागज देता है जिस पर लिखा होता है, मेरी बहन को मेरे बाप के साथ अकेला मत छोड़ना। ये पढ़कर कॉटन खौफजदा हो जाता है। डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ नील के पास जाता है और इससे इसके बाप के रवैये के बारे में पूछता है, क्या वो तुम्हें तकलीफ देता है, क्या वो तुम्हें डांटता है या मारता है। लेकिन नील जवाब देती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरे वालिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। नील को सुलाने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन अचानक इन्हें नील के कमरे में से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये एक बच्चे की रोने जैसी आवाज थी। जब ये लोग बाथरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि नील खुद बच्चे की रोने की आवाज निकाल रही थी और एक गुड़िया को पानी में डुबो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बच्चे को पानी में डुबोने की कोशिश कर रही हो। ये लोग बड़ी मुश्किल से नील को काबू में करते हैं और इसे वापस इसके कमरे में सुला देते हैं और इसी दौरान वो एक पेंटिंग दिखाते हैं जो नील ने बनाई थी। इस तस्वीर में एक मुर्दा बिल्ली दिखाई गई थी। उधर कॉटन और जो अपना रिकॉर्ड वहीं भूल गया था इसे उठाता है और इसमें मौजूद रिकॉर्डिंग सुनने लगता है और फिर वो एक हैरान कुन आवाज सुनता है। नील किसी से लातीनी जुबान में बात कर रही थी, हालांकि नील को लातीनी जुबान आती ही नहीं थी। फिर वो ये जुबान कैसे बोल रही थी, ये बात सबको हैरान कर देती है। आयरस और डैनी भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। के लिए ये लोग इसी घर में रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि नील के भाई ने कहा था कि इसकी बहन को अकेला मत छोड़ना। आधी रात के वक्त नील दोबारा जाग जाती है और चुपके से इनका कैमरा उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो सीधा तहखाने में जाती है और वहाँ इस कैमरे के जरिए वो एक बिल्ली पर इस कदर खौफनाक हमला करती है कि बिल्ली का पूरा जिस्म बुरी तरह फट जाता है, हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। आखिरकार वो बिल्ली मर जाती है। इसी दौरान वो कैमरा भी टूट जाता है जिसमें इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड थी और इसके साथ ही इनकी सारी डॉक्यूमेंट्री की फुटेज भी खत्म हो जाती है। ये सब करने के बाद नील अब कॉटन के पास जाती है ताकि वो इसे मार सके, लेकिन ऐन वक्त कॉटन की आंख खुल जाती है। वो किसी न किसी तरह नील को काबू कर लेता है और इसे वापस इसे कमरे में सुला देता है। जब वो बैठकर इन तमाम चीजों के बारे में सोचता है तो वो खुद भी पूरी तरह खौफजदा हो चुका होता है। ये लोग दोबारा नील की बनाई हुई तस्वीरें देखने लगते हैं। एक पेंटिंग में
नील ने कॉटन की तस्वीर बनाई थी जिसमें इसके हाथ में एक स्लीप थी और इसके सामने हर तरफ आग लगी हुई दिखाई गई थी। जबकि दूसरी पेंटिंग में इसने आर.एस. ओडेनी को बनाया था। जो फिल्म मेकर्स थे वो इस तस्वीर में इनके गले कटे हुए दिखाई गए थे। अब क्योंकि ये लोग पहले ही देख चुके थे कि नील जो भी पेंटिंग बनाती है और बाद में हकीकत बन जाती है, इसलिए आर.एस. ओडेनी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और फौरन वहाँ से जाने की बात करते हैं। लेकिन कॉटन ये समझाता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि शैतानी कब्जा और एक्सोरिज्म जैसी कोई हकीकत नहीं और पूरा यकीन है कि इस बिल्ली को भी नील ने खुद मारा है, इसलिए वो अभी तक इन सब बातों को सिर्फ एक ज़हनी मसला समझ रहा था। कॉटन इन्हें कहता है कि अब आराम करो और सो जाओ, लेकिन इन्हीं बातों के दौरान दोबारा नील के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी हैं। इस वक्त नील किसी नामालूम जुबान में किसी से बात कर रही थी। वो लोग फौरन कमरा खोल कर देखते हैं कि आखिरकार नील किससे बात कर रही है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ नील के अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। ये लोग दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगते हैं और एंड इसी वक्त कॉटन की तरफ एक खौफनाक शैतानी मुस्कुराहट देती है। बहरहाल इसी दौरान इन्हें हॉस्पिटल से एक वॉइस मेल मौसूल होती है जिसमें बताया जाता है कि कल नील के जो टेस्ट किए गए थे इनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इन रिपोर्ट्स से मालूम होता है कि नील हामला है, हालांकि वो अभी कम उम्र लड़की थी। ये सब सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कॉटन के जहन में सबसे पहले यही ख्याल आता है शायद नील के साथ कोई बहुत गलत काम हुआ है। इसी दौरान अचानक नील के अंदर मौजूद शैतान कॉटन से कहता है अगर तुम 10 सेकंड तक खामोश रहो तो मैं नील के जिस्म से निकल जाऊंगा। कॉटन इसकी बात मान लेता है और खामोश हो जाता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ वो शैतान हद गुजरते सेकंड को नील के उंगलियों पर गिनने लगता है और इतनी जोर से गिनता है कि हर सेकंड के साथ नील की एक उंगली टूटने लगती है। ये देखकर कॉटन घबरा जाता है क्योंकि नील शदीद तकलीफ में थी। तब वो दोबारा अपनी दुआएं और एक्सोरिज्म के जरिए ड्रामा शुरू कर देता है। अब जब वो दोबारा ये सब करने लगता है तो वो शैतान जोर जोर से हंसने लगता है और अजीब जुबान में इससे कहता है क्या तुम अपने जिस्म का सुकून चाहते हो। ये सब सुनकर कॉटन के दिल में पहली बार वाकई ये खौफ पैदा होने लगता है कि शायद ये लड़की हकीकत में किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। अगर वाकई इसके अंदर कोई शैतान होता हर बात पूरी तरह जानता होता, लेकिन वो तो एक आम लड़की थी इसलिए इसने कई बातें गलत भी कही। यहीं से कॉटन को समझ आने लगता है कि शायद ये इस लड़की के साथ किसी ने बहुत गलत काम किया है जिसकी वजह से इसकी ज़हनी हालत खराब हो चुकी है। अब कॉटन इससे एक ऐसी बात करना शुरू करता है जिसे वो नील से बात कर रहा हो, ना कि शैतान से। और हैरत की बात ये होती है नील वाकई दोबारा नॉर्मल अंदाज में इससे बात करने लगती है। वो काफी देर तक कॉटन से बात करती है। इसके बाद कॉटन बाहर जाकर इसके बाप से कहता है तुम्हारी बेटी पर किसी शैतान का साया नहीं, इसके अंदर कोई जिन या डेमन मौजूद नहीं। सबसे पहले तो वो अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और दूसरा इसकी हालत का जिम्मेदार एक लड़का है जो बार में काम करता है। लेकिन नील का बाप कॉटन की बात मानने से इनकार कर देता है। तब वो खुद अपनी बेटी के पास जाता है और इससे यही सवाल पूछता है। जब नील खुद इसे ये सब सच बताती है तो उसका बाप अंदर से टूट जाता है। इसी दौरान इन्हें दिखाया जाता है कि इस इलाके का पादरी भी इनके घर आ जाता है कि इसे पता चल चुका था कि यहाँ एक्सोरिज्म हो रहा है। कॉटन ने इसे सारी हकीकत बताई तो पादरी भी नील के बाप को समझाने की कोशिश करता है। इस लड़के का नाम नील ले रही है वो वाकई अच्छा इंसान नहीं है। बात तो फैसला करते हैं कि अब कॉटन उसकी पूरी टीम को वहाँ से वापस चला जाए और पादरी और नील इसका बाप ये केस खुद संभाल लेंगे। और जब कॉटन इसकी टीम वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें वही रेस्टोरेंट नजर आता है जहाँ पर वो पूरा लड़का काम करता था। ये लोग वहाँ जाकर इसे सवाल करना चाहते हैं कि तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया, लेकिन इस लड़के से बात करने पर एक चुकाव देने वाला मोड़ सामने आता है। कहता है कि इसने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया और ना ही वैसा कर सकता है, इसे लड़कियों में दिलचस्पी ही नहीं। ये सुनकर कॉटन बिल्कुल शॉक हो जाता है कि दूसरे पादरी ने इसे झूठ बताया था। अब वो सोचता है कि आखिर झूठ बोलने का मकसद क्या हो सकता है। इसे अंदाजा हो जाता है कि वहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है, इसलिए फौरन अपनी गाड़ी मोड़कर नील के घर वापस आ जाता है। और जब वो दोबारा वहाँ पहुँचते हैं तो नील के घर में बहुत ही अजीब और खौफनाक मंजर होता है। घर में हर जगह शैतानी निशानात बने होते हैं। वहाँ ना नील थी, ना इसका बाप था और ना इसका भाई। ये सब लोग परेशान हो जाते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या है। पुलिस को बुलाने पर पहले इन्हें जंगल की तरफ कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजों का पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरा गाँव वहाँ मौजूद था और वही पादरी भी सब मिलकर एक रस्म अदा कर रहे थे। वो पादरी दरअसल एक पादरी नहीं था बल्कि खुफिया फिरके का कल्ट का लीडर था, शैतानी रस्मात करता था। इस वक्त वो नील के बाप को रस्सियों से बांधकर एक तरफ लटका चुके थे, उधर दूसरी तरफ वो नील को आग पर लिटा देते हैं। रस्म के दौरान ये लोग एलियम नामी शैतान की पूजा कर रहे थे और इसी वक्त नील शदीद दर्द में मुब्तला नजर आती है। फिर अचानक वो एक सुर्ख रंग के बच्चे को जन्म देती है। ये लोग फौरन इस बच्चे को इस आग में डाल देते हैं जिस पर पहले नील को रखा गया था। जैसे ही वो बच्चा आग में डाला जाता है आग अचानक बहुत ज्यादा तेज और खतरनाक हो जाती है। फिर कॉटन अपनी स्लीव निकालकर इसके खिलाफ मुजामत करने की कोशिश करता है और इसी दौरान वही मंजर दोबारा दिखाया जाता है जो नील ने अपनी पेंटिंग में बनाया
आया था। आज जो इसके पीछे खड़ी थी ये सब देख रही होती है, वो खौफजदा हो जाती है और इसे समझ आ जाता है कि दूसरी पेंटिंग भी जरूर पूरी होगी जिसमें इन दोनों के सर कटने थे। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में इसे पकड़ लिया जाता है और इसका गला काट कर इसे कत्ल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डैनी किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी दौरान नील के भाई से टकरा जाता है और बगैर सोचे समझे वो इस पर चाकू से हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। यहाँ से पता चलता है नील का भाई भी इस खुफिया फिरके कल्ट का एक हिस्सा था। कॉटन पहले ही आग में हलाक हो चुका था और अब ये भी जाहिर होता है कि डैनी भी जिंदा नहीं बच सका और उसकी मौत के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।